नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो मेक इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड हो। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिषद के 125 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि इस महामारी में ऑनलाइन इवेंट आम होता जा रहा है। इंसान हर मुश्किल का हल निकाल लेता है। देशवासियों का जीवन बचाना है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत के हालात बेहतर हैं। आत्मनिर्भर भारत हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम विकास दर को फिर हासिल करेंगे। अनलॉक 1 में अर्थव्यवस्था को फिर खोला जाएगा। मुझे भारत के किसानों और उद्योगपतियों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से गरीबों की मदद की गई। गरीबों को 8 करोड़ गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए। अब किसानों को उनके अधिकार हासिल हो रहे हैं। भारत ने सही समय पर सही कदम उठाया। 74 करोड़ लाभार्थियों को राशन दिया गया। हमारे लिए सुधार का मतलब कड़े फैसले लेना है। साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो मेक इन इंडिया हो और पूरे वर्ल्ड के काम में आए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर भारत के समर्थन में उतरा अमेरिका। चीन को दे दी चेतावनी, दोस्त जमाना छोड़ दे। जी हां दोस्तों, चीन ने सोमवार को भारत को धमकी देते हुए कहा था कि वह अगर चीन अमेरिका विवाद में ट्रंप सरकार का साथ देता है तो यह उसकी अर्थव्यवस्था के लिए काफी बुरा साबित हो सकता है। चीन की इस धमकी का जवाब अमेरिका ने दिया और कहा कि अब उसे दुनिया के अन्य देशों पर दोस्त जमाने की अपनी रणनीति को छोड़ देना चाहिए। अमेरिका के एक सीनियर कांग्रेसमैन और विदेशी मामलों के पैनल के हेड इलियट एल एंजल ने कहा कि अब चीन को पड़ोसी देशों की इज्जत करना सीख लेना चाहिए। इलियट ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय भी भारत चीन सीमा पर जारी टेंशन को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि चीन का व्यवहार दोस्त जमाने वाला है और हम इससे अपेक्षा करते हैं कि वह अपनी इन हरकतों को छोड़कर पड़ोसी देशों के साथ मुद्दे डिप्लोमेसी के जरिए हल करने पर जोर दे। इलियट ने कहा कि इस महामारी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारत चीन सीमा पर तनाव का माहौल पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने सलाह दी कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कानूनों का पालन करना चाहिए और अगर कोई समस्या या विवाद है तो इन्हीं के तहत उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी मिल गई है। इस महामारी की दवा जापान ने दे दी इस्तेमाल की अनुमति भी। जी हां दोस्तों, अमेरिका की कैलिफोर्निया की एक बायोटेक कंपनी का कहना है कि इस प्रौद्योगिक दवा रेमडेसिविर को इस महामारी के मामूली रूप से बीमार अस्पताल में भर्ती मरीजों को 5 दिन तक देने पर लक्षणों में सुधार देखा गया है। यह दवा इंजेक्शन के जरिए नस में डाली जाती है। जापान में इस महामारी के मरीजों का इलाज करने के लिए इसे स्वीकृति दे दी गई है। अमेरिका में भी इसे कुछ मरीजों को आपात स्थिति में देने की इजाजत दी गई है। गिलेड साइंसेज ने सोमवार को कुछ विवरण दिया, लेकिन कहा कि पूर्ण नतीजे मेडिकल जर्नल में जल्द प्रकाशित किए जाएंगे। प्रयोगों में रेमडेसिविर एक ऐसी दवा के रूप में उभरी है जिससे इस लाइलाज बीमारी से लड़ने में मदद की उम्मीद जगी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। चीन से WHO भी हुआ है परेशान, नहीं साझा कर रहा है इस महामारी से जुड़ा डाटा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO पर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि अब एक खुलासे में सामने आया है कि खुद WHO भी इस महामारी के वैक्सीन रिसर्च के मामले में चीन से काफी परेशान हो गया है। चीन पर पहले भी आरोप लगा है कि वह जानबूझकर वैक्सीन रिसर्च की कोशिशों में अड़ंगा लगा रहा है। अब सामने आया है कि वह लगातार WHO से भी इस महामारी से जुड़ी रिसर्च का डाटा साझा करने में आनाकानी कर रहा है। एसोसिएटेड प्रेस को छानबीन में ऐसे ईमेल और आधिकारिक दस्तावेज हाथ लगे हैं जिससे खुलासा हुआ है कि चीन ने इस महामारी में जुड़े जेनेटिक मैप जीनोम की संरचना से जुड़े अहम तत्व कई हफ्तों तक छुपाए रखे, जबकि चीन की कई सरकारी लैब में इस सब पर रिसर्च पूरी हो चुकी थी। चीन ने इस महामारी के टेस्ट, दवा और वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च का डाटा भी WHO से साझा करने में न सिर्फ देर की बल्कि शक है कि कुछ चीजें छुपा भी ली है। यानी कि दोस्तों एक तरफ तो WHO चीन का पक्ष लेता है, दूसरी ओर चीन खुद ही WHO को पूरी जानकारी नहीं देता है। दोस्तों इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने कहा WHO से नहीं रखेगा कोई वास्ता, जवाब
मिला मत तोड़िए नाता। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रियेसस ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका के साथ सहयोग जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया को अमेरिका के लोगों और वहां की सरकार के साथ मजबूत सहयोगपूर्ण वचनबद्धता से बहुत फायदा मिला है। उनका ऑर्गेनाइजेशन उम्मीद करता है कि अमेरिका के साथ सहयोग आगे भी जारी रहेगा। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक टेड्रोस अधानोम गेब्रियेसस ने सोमवार को जिनेवा में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बातें कही। WHO प्रमुख ने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य को लेकर दशकों तक अमेरिकी सरकार और वहां के लोगों ने बड़ा योगदान दिया है और उदारता दिखाई है, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में पब्लिक हेल्थ में बड़ा बदलाव आया है। WHO चाहता है कि यह सहयोग आगे भी जारी रहे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को फंड देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगता है कि WHO चीन का पक्ष ले रहा है और इस महामारी में चीन की करतूतों को छुपा रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी के कितने मामले सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूरी दुनिया में इस महामारी के अब तक 60,57,853 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,71,166 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 18,47,729 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,06,550 लोगों की जान भी चली गई है। इसके बाद में दोस्तों ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली का नंबर आता है। अब दोस्तों इसके बाद जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भारत में इस बीमारी के अब तक 2,05,147 मामले आ चुके हैं, ऑलमोस्ट इससे ज्यादा ही निकल चुके हैं। वहीं इनमें से 1 लाख केस ऐसे हैं जो कि एक्टिव है, साथ ही 99,338 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 174 लोगों की जान चली गई है और 5,782 कुल आंकड़ा है जान गंवाने वाले लोगों का। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 72,300 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि सबसे ज्यादा प्रभावित शहर की बात करें तो वह मुंबई है। साथ ही दोस्तों इसके बाद में तमिलनाडु में 24,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि दिल्ली में और गुजरात में 20,000 के लगभग मामले हैं। इसके बाद में दोस्तों अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार। निसर्ग तूफान ने लिया विकराल रूप, मुंबई समेत इन इलाकों में मचाएगा तबाही। 100 किमी की रफ्तार से महाराष्ट्र से टकराएगा तूफान, पालघर से 21,000 लोग हटाए गए। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवाती तूफान निसर्ग ने उग्र रूप धारण कर लिया है, जिसके बाद दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में NDRF की 33 टीमें तैनात कर दी गई है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में 11 टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने निसर्ग की तीव्रता को देखते हुए मुंबई और आसपास के जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं निसर्ग की वजह से गुजरात के तटीय इलाकों से अब तक 20,000 लोगों को हटा लिया गया है। दोस्तों पुणे मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि चक्रवात निसर्ग कल अलीबाग पहुंच सकता है। इसके लैंडफॉल के समय 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसके साथ ही पालघर, पुणे, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, धुले और नंदुरबार, नासिक में भारी बारिश हो सकती है। न्यूज एजेंसी PTI की खबर के मुताबिक एक वीडियो मैसेज में NDRF के डॉक्टर जनरल SN प्रधान ने कहा कि अरब सागर से तेज लहरें उठ रही है, लिहाजा गुजरात में 10 टीमें भेजी गई। गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने NDRF की 5 और टीमों की मांग की है। कुल मिलाकर गुजरात में 17 टीमें भेजी जाएंगी। फिलहाल 2 स्टैंड बाय पर हैं। इसके साथ ही दोस्तों संपूर्ण उत्तर भारत में लू से राहत मिल गई है। जगह जगह बारिश होने लगी है, जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिली है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर। 70 दिनों के बाद खुला सराफा बाजार, जान लीजिए क्या है सोने और चांदी के दाम। जी हां दोस्तों, इस महामारी चीनी बीमारी के चलते पूरे देश में बंद हुए सराफा बाजार मंगलवार को 70 दिनों बाद खुल गए। इसके चलते सोने चांदी की कीमतों में काफी बड़ी तेजी देखने को मिली। सरकार ने केवल ऑरेंज और ग्रीन जोन में सराफे की दुकानें खोलने की मंजूरी दी है, जहां सोना 47,000 के पार चला गया। वहीं
वहीं चांदी की कीमत 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच चुकी है। दोस्तों 24 कैरेट सोना 47,184 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव से बिक रहा है। 22 कैरेट सोने के दाम 43,221 रुपए प्रति 10 ग्राम है। सोमवार शाम में बाजार बंद होने के वक्त सोने का भाव 47,043 रुपए था। पिछले सप्ताह के दौरान सोना 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे बना रहा। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 340 रुपए प्रति किलोग्राम मजबूती के साथ 39,670 रुपए पर पहुंच गई। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स बंद बढ़ाना चाहते थे लेकिन इमरान ने किसी की नहीं सुनी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में लीक हुए एक सरकारी दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि प्राधिकारियों ने उन विशेषज्ञों को नजरअंदाज किया जो देश के पंजाब प्रांत में 1 महीने का बंद चाहते थे और जिनका अनुमान है कि प्रांतीय राजधानी लाहौर में हो सकता है कि 6,70,000 लोग संक्रमित हुए हों। मीडिया द्वारा विशेषज्ञों की रिपोर्ट मंगलवार को प्रकाशित किए जाने के बाद निवासियों ने सिफारिश पर ध्यान देने के बजाय सरकार की पाबंदियों में ढील देने के लिए आलोचना की। रिपोर्ट लाहौर में नमूना सर्वेक्षण पर आधारित थी जिससे 15 मई तक 245 मौतें हुई थी। यह दस्तावेज गत मार्च में इस महामारी की पाबंदियों में प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा छूट देने के कुछ घंटे पहले सामने आया। इमरान खान ने यह कहते हुए पाबंदियों में छूट की घोषणा की कि पाकिस्तानियों को यह सीखना होगा कि यह बीमारी के साथ किस तरह से रहना है क्योंकि बंद से बीमारी का इलाज नहीं होता। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान में इस महामारी के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और अब मामले 75,000 के करीब पहुंच गए हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरोग्य सेतु ऐप ने बनाया एक और जबरदस्त रिकॉर्ड, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया आभार। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी की रोकथाम के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को पूरे देश में 12 करोड़ से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं। 2 अप्रैल को लॉन्च किया गया यह ऐप अब सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला स्वास्थ्य ऐप बन गया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आभार जताया। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कुल 12 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन में डाउनलोड किया है ताकि वह हर संबंधित गतिविधियों से अवगत रह सके। सरकार ने हाल ही में इस ऐप को एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ओपन सोर्स किया था। दरअसल दोस्तों यह ऐप दिखाता है कि आपके एरिया में आपके आसपास इस महामारी के कितने मरीज हैं और आपसे कितनी दूरी पर हैं। ऐसे में आप सभी लोगों के लिए जरूरी है कि आप भी इस ऐप को डाउनलोड कर लें। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है उल्कापिंड, नासा का अलर्ट। जी हां दोस्तों, नासा ने एक अलर्ट जारी कर बताया कि करीब आधा किलोमीटर का एक उल्कापिंड धरती की तरफ तेजी से आ रहा है। इस उल्कापिंड की रफ्तार करीब 5.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 11,200 मील प्रति घंटा तक बताई जा रही है। नासा के मुताबिक ये उल्कापिंड अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा है और 6 जून को धरती की कक्षा में दाखिल होने वाला है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक नासा ने इस उल्कापिंड का नाम रोक 163348 रखा है और उम्मीद है कि यह धरती के बेहद करीब से होता हुआ गुजर जाएगा। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। फैंस के लिए गुड न्यूज, जुलाई में होगी इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में चीनी बीमारी के बीच क्रिकेट फैंस के लिए एक खुशखबरी है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को बताया कि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज खेलने के लिए सरकार से परमिशन मिल गई है। इसी के साथ क्रिकेट फैंस को लगभग 3 महीनों के बाद लाइव एक्शन देखने को मिलेगा। ईसीबी ने यह ऐलान करते हुए कहा कि हैम्पशायर के एजिज बोल और लंकाशायर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदानों पर यह सीरीज खेली जाएगी। यह इस बीमारी के चलते बंद हुए क्रिकेट के बाद पहली इंटरनेशनल सीरीज होगी। इस सीरीज के सभी मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। जेसन होल्डर की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज की टीम को इंग्लैंड दौर पर यह सीरीज पहले जून में खेलनी थी, लेकिन इस बीमारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। अब इन दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज जुलाई में खेली जाएगी। वहीं दोस्तों आप भारतीय मैच की बात करते हैं तो भारत के लिए भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज का रास्ता साफ हो चुका है। लगभग सितंबर या अक्टूबर में भारत ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आदेश कुमार गुप्ता को मिली दिल्ली बीजेपी की कमान, लेंगे मनोज तिवारी की जगह। जी हां दोस्तों, उत्तर दिल्ली के महापौर रह चुके आदेश कुमार गुप्ता को बीजेपी ने मंगलवार को दिल्ली का नया भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदेश कुमार गुप्ता के नाम पर मोहर लगाई। मनोज तिवारी का कार्यकाल पूरा हो चुका था, हालांकि पार्टी ने तिवारी का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया। साथ ही पार्टी ने छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष विष्णुदेव साय को नियुक्त किया। मनोज
तिवारी को 2016 में दिल्ली बीजेपी की कमान सौंपी गई थी। 2017 में बीजेपी ने मनोज तिवारी के नेतृत्व में एमसीडी चुनाव जीता था। इसी साल फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। तिवारी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार के बाद इस्तीफे की पेशकश की थी। तब पार्टी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। हालांकि तभी से माना जा रहा था कि पार्टी दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलेगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। इस महामारी के बीच होंगे बिहार में विधानसभा चुनाव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, इस महामारी का कहर लगातार जारी है। इसी बीच इस बात के संकेत मिले हैं कि इस महामारी के बीच ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समय पर ही चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक हुई। इस बैठक में सभी डीएम और निर्वाचन अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि यह महामारी का संक्रमण लंबा चलेगा। इसी के बीच विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सैनिटाइजर के लगातार इस्तेमाल से हो सकता है कैंसर। जी हां दोस्तों, इस महामारी के काल में अफवाहों का दौर तेज है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक मैसेज में इस तरह का दावा किया जा रहा है कि सैनिटाइजर के अधिक इस्तेमाल से कैंसर और त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। देश में इस महामारी के बढ़ते मामलों के बीच सैनिटाइजर को लेकर किए जा रहे इस दावे की सच्चाई PIB की फैक्ट चेक टीम ने बताई। सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग शेयर की जा रही है जिसकी हेडलाइन है सैनिटाइजर खतरनाक, साबुन का करें उपयोग। इस खबर में दावा किया गया है कि एक शोध में खुलासा हुआ है कि सैनिटाइजर के 50 से 60 दिन लगातार इस्तेमाल करने से कैंसर, त्वचा रोग का खतरा बढ़ जाता है। अब दोस्तों इसका पूरा सच भी सुन लीजिए। PIB की फैक्ट चेक टीम के मुताबिक सैनिटाइजर को लेकर किया जा रहा यह दावा पूरी तरह से गलत है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। 70% अल्कोहल की मात्रा वाले हैंड सैनिटाइजर को इस महामारी को फैलने से रोकने में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरह के मैसेज आ रहे हैं तो इसे आगे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि इससे समाज में गलत मैसेज जाता है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिकेट का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस देश का नाम जहां पर कि क्रिकेट का इन्वेंशन हुआ था तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।